एक बार ये देख लेते हैं कि सिगमंड फ्राइड का क्या है, कौन सी थ्योरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिगमंड फ्राइड कौन थे, उनका क्या था, उनके बारे में देख लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था उनका, May 6, 1856। सिगमंड फ्राइड वाज बोर्न इन द फ्रेगबर्न टाउन इन द क्रेच रिपब्लिक। ओके, 1881 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मेडिकल फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। 1896 में सिगमंड फ्राइड वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। 90s में ही रिलीज्ड इंटरप्शन ऑफ ड्रीम्स। September 25, 1939, Freud passed away in the Pasted हाउस। अब हम देखते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। इसमें क्या था, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी हमने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है पहले वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसमें क्या, एन इंडिविजुअल यूनिक एंड द रिलेटिवली कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ द थिंकिंग फीलिंग एंड द बिहेविंग। मैंने पहले ही बताया था हर किसी इंसान की पर्सनालिटी अपनी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, थिंकिंग अलग होती है, परसेप्शन अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, structure of personality. Freud described the personality structure that has three components. सबसे पहला आता है it, ego and super ego. The each, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ईगो सुपर ईगो के बारे में। The each person, the first to emerge is the id, followed by the ego, the last to develop is the super ego. सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारा आता है id, है ना। id हमारा किस पे काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल होता है id का, कौन सा होता है id का प्रिंसिपल? प्लेजर। प्लेजर, ठीक है। जैसे अब आता है हमारा इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। ईगो इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। सुपर ईगो इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरल। ठीक है, एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले मॉम एंड द डैड आर गोन, लेट्स पार्टी। इड वाला बोलेगा, ईगो वाला क्या बोलेगा, मॉम एंड डैड सेड टू नो फ्रेंड्स ओवर व्हाइल दे आर वे टू रिस्की। ठीक है, ईगो क्या कर रहा है, रियलिटी पे वर्क कर रहा है। और जिस जो ईगो है वो क्या बोल रहा है कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, पेरेंट्स घर पे नहीं है, हम जस्ट पार्टी करते हैं, है ना, वो अपने जस्ट प्लेजर देख रहा है। सुपर ईगो क्या होता है, नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को कभी भी डिसओबे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वो किस पे काम कर रहा है, मोरल पे काम कर रहा है। अब आता है हमारे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में हम क्या देखते हैं, चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू 6 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ड्यूरिंग द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। A person become fixed as a stuck in the stage when a basic need is not met. Therefore, the person will face difficulty in the transiting to another stage. अब हमने यहाँ पे देखा है कि हमारी 6 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। इसमें क्या है कि अगर एक पर्सन वो किसी एक मेन स्टेज में अगर स्टक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो सेकंड स्टेज में वो प्रॉपर वो नहीं कर पाता, उसको डिफिकल्टीज होती है, जिसके टास्क होते हैं नेक्स्ट स्टेज में कंप्लीट करने में। His study emphasized the recognition of the childhood events that could influences the mental functioning of the adults. सबसे पहले आता है इसमें ओरल स्टेज, फिर है एनल, फिर है फैलिक स्टेज, फिर है लेटेंसी स्टेज एंड देन जेनिटल स्टेज। तो सबसे पहले आता है हमारा ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या होती है, कौन कौन से टास्क होते हैं हमारे ओरल स्टेज में, क्या होती है हमारे ओरल स्टेज, बताइए ओरल स्टेज क्या होती है हमारी। मैम इसमें जो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है वो हमारा माउथ होता है छोटे बच्चों का। अच्छा, और कोई तो मैम जो एनी अदर? जो होती है ग्रेटिफिकेशन होती है वो मतलब मैम फीडिंग के थ्रू मिलती है उन्हें। अच्छा, चलो देख लेते हैं इसको। ओरल स्टेज क्या होती है, बर्थ से लेके 1 ईयर तक, ठीक है, बर्थ से लेके 1 ईयर तक होती है हमारी ओरल स्टेज। तो सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट where libido is the centered in a baby's mouth. It gets much satisfaction from putting all sort of things in the mouth to satisfy libido and thus demands. At this stage in the life or oral or the mouth oriented such as sucking, eating and the breastfeeding. इसमें हमने क्या देखा, अभी किसने बताया था, मैं थोड़ी देर पहले भी कौन बोल रही थी ओरल स्टेज के बारे में? आंचल मैम। हाँ काजल,
आपने क्या बताया था? हाँ चलो। हाँ, तो इसमें हमने वही देखा है कि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को कहाँ खुशी प्लेजर मिलता है, उसको कोई भी अपना कोई भी मतलब जैसे कि इसको बीटिंग करने में, ब्रेस्ट फीडिंग करने में और कोई भी वो सक करने में उसको क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, उसकी डिमांड होती है। ठीक है, ओरल माउथ ओरिएंटेड मतलब कि वो कुछ भी मुंह में करेगा। ठीक है, वो अपने थंब को भी मुंह में कर सकता है। ठीक है, इसका मेन इसमें क्या होता है, इसको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई भी चीज को अपने किस में करने में, माउथ में पुट करने में उसको सेटिस्फाई होता है। उसके बाद आता है टू मच और द लिटिल सेटिस्फेक्शन कैन लीड टू एन ओरल फिक्सेशन एक्टिविटीज। ओरल फिक्सेशन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? हाँ, ओरल फिक्सेशन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले, कौन कौन सी होती है ओरल, ये जो होती है हमारी फिक्सेशन एक्टिविटीज। मैम थंब शकिंग। थंब शकिंग, सकिंग और होता है। कोई भी टॉय है, कोई जैसे छोटा बच्चा देखा है ना आपने, कोई भी टॉय होता है सबसे पहले उठा के वो एकदम से ऐसे, उसको बॉल होती है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको काटने की कोशिश करता है, होता है ना छोटा बच्चा ये सब करता है। जब एक 9 महीने का 10 महीने का बच्चा होता है तो उसको क्या होता है, उसको ऐसे करने से ना प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। ठीक है, उठा के कुछ भी करेगा, वो एकदम से बॉल हुई या फिर कोई टॉय हुआ, उसको क्या करेगा, इसे मुंह में करने की कोशिश करता है, मुंह में अंदर रखता है। उसके बाद आता है हमारा this type of personality may be oral receptive, that is, they have a stronger tendency to smoke, drink alcohol, overeat, and the oral aggressive. As a result, the person may lack of self confidence. इसमें क्या होता है कि ये लोग क्या होते हैं, इन लोगों में अगर जिनमें ये ज्यादा ओरल रिसेप्टिव होते हैं लोग, इनमें क्या होता है कि स्मोकर होने की और ड्रिंक मतलब अल्कोहल ड्रिंक करने की क्या होती है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको ओवर ईट करने का, ओवर एग्रेशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका रिजल्ट क्या आता है कि इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब आता है हमारा एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या होता है, एक साथ कितना होता है एनल स्टेज के, कितना एज होता है एनल स्टेज, कितना एज होता है? 1 to 3 years. 1 to 3 years, okay. The libido now becomes focused on the anus, and the child derives great pleasure from bubble and the bladder elimination. Fixation during this stage can result in being anal retentive and obsession with the cleanness, perfection, the control. इसमें क्या होता है, इनको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है बबल्स और ब्लैडर एलिमिनेशन से। अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा है, अगर वो इस स्टेज पे स्टक हो जाता है, फिक्सेशन हो जाती है उसकी, तो इसका क्या रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आता है कि वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है अबाउट द क्लीनिंग, अबाउट द परफेक्शन, द कंट्रोल। जैसे कि ओसीडी एक डिसऑर्डर होता है हमारा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इसके जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ओसीडी होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वो क्लीननेस पे ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा सफाई करते रहेंगे, हैंड वॉशिंग करते रहेंगे अपने फ्रिक्वेंटली। ठीक है, परफेक्ट बनने की मतलब परफेक्ट होते हैं वो, मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ है तो उसको क्लीन करते रहेंगे, एक भी जम्स नहीं छोड़ेंगे, सफाई करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज देख के आपको पिक्चर देख के कुछ समझ आ रहा है क्या हो सकता है ये? फैलिक स्टेज देख के पिक्चर। Yes मैम। मैम जेनिटल से रिलेटेड होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने ऑपोजिट जेंडर के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे अटैच्ड होते हैं। चलो देखते हैं इसमें। इट इज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फोकस ऑन एनर्जी शिफ्ट टू द जेनिटल एरियाज। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी कहाँ हो रही है, फोकस कहाँ हो रहा है इनका, genital areas. The children focus is the acquisitions of the physical and the academic skills. Body usually relate more with the boys and the girl during this stage. इसमें क्या हो रही है, इसमें हमारी जो बॉयज है वो रिलेट कहाँ हो रहा है, बॉयज के साथ, और गर्ल्स किसके साथ हो रही है, गर्ल्स के साथ। मतलब कि इसमें हमारा आता है जैसे हाँ देखो, ये है जैसे द फीलिंग ऑफ कंप्राइज व्हाट साइट कॉल्ड, इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आता है हमारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है हमारा और एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। ऑडिपस जो मेन टास्क होता है इस एज में, वो क्या होता है इसमें, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो बॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, लव टुवर्ड देयर मदर्स, वो अपनी माता की तरफ, अपने मदर्स की तरफ ज्यादा वो करते हैं, मतलब उनका लव ज्यादा होता है टुवर्ड्स देयर मदर। और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो गर्ल्स होती है उनका लव किसके होता है, टुवर्ड्स देयर फादर्स। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज क्या होती है? लेटेंसी स्टेज, इसमें क्या होगा, क्या एज होती है लेटेंसी स्टेज की? बताओ। मैम 6 years onwards. ओके, लेटेंसी स्टेज होती है हमारी 6 to 12 years. During these elementary school years, the focus changes from the egocentrism to more interest in the group activities, learning and the socialization with the peers. उसके बाद आता है the preference is for the same gender relationship, even rejecting members of the opposite gender. इसमें क्या होता है कि ये हमारी एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स होती है, एज होती है, इसमें इसमें फोकस किस पे करते हैं हम? ईगो सेंटर पे करते हैं, ईगो सेंट्रिज्म होने लगता है, ठीक है, ईगो आने लगती है और हमारा बहुत इंटरेस्ट हो जाता है हमारा ग्रुप एक्टिविटीज में, लर्निंग में और सोशलाइजेशन में, और अपने पीयर ग्रुप के साथ वो क्या करते हैं, सोशलाइजेशन ज्यादा मेंटेन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेफरेंस देते हैं अपने सेम जेंडर रिलेशनशिप में, ठीक है, बॉयज है तो बॉयज के साथ, गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ। उसके बाद वो रिजेक्ट करते हैं किसी अपोजिट जेंडर के किसी भी मेंबर को। उसके बाद आता है हमारा जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज क्या होती है? 13 to 20 years. इसकी एज होती है हमारी 13 से 20 साल। इन दिस जेनाइटल स्टेज द मैच्योरिटी ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स रिजल्ट इन ए रीअवेकिंग ऑफ द लिबिडिनल ड्राइव। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा पहला पूरा पढ़ लेते हैं। द फोकस इज ऑन रिलेशन विद द मेंबर ऑफ द अपोजिट जेंडर and the preparation for the selecting a mate. The development of sexual maturity involves from the self gratification to behavior demand deemed acceptable by the social norms. इसमें क्या होता है कि इस एज में जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारा एक झुकाव होता है, वो क्या होता है हमारे अपोजिट सेक्स की तरफ होता है। वो क्या होता है, इनमें ये होता है कि फ्रेंडशिप है, वो एक अपनी इसमें क्या होती है, एक डिमांड होती है कि सिलेक्टिंग ए मेट की, ठीक है, फ्रेंड की या किसी भी मेट की। नेक्स्ट आता है हमारा, अभी हमने स्टेजेस देखी, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारा ओरल में क्या था, हमारा ओरल में मेन था हमारा, इसमें किस पे फोकस था हमारा, इसमें फोकस था हमारे ओरल माउथ ओरिएंटेड। ये हमारी स्टेज होती है ओरल माउथ ओरिएंटेड होती है। इसमें कोई जो बच्चा है वो क्या करता है, वो ओरल फिक्सेशन एक्टिविटीज करता है। जो हमारी एनल है उसमें क्या है, हमारा ब्लैडर बबल ब्लैडर एलिमिनेशन होता है, इससे बच्चों को क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फैलिक स्टेज। हमारे इसमें दो मेन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और हमारे इसमें होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारा, इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में जो बॉयज होते हैं उनका लव टुवर्ड्स देयर मदर्स होता है और गर्ल्स का लव टुवर्ड्स देयर फादर्स। उसके बाद आती है हमारी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होती है, ये हमारी एलिमेंट्री स्कूल ईयर होती है। इसमें फोकस होता है किसके ऊपर, हमारे इगोसेंट्रिज्म के ऊपर, और मोर इंटरेस्ट होता है हमारे ग्रुप एक्टिविटीज में, ठीक है, लर्निंग में, सोशलाइजेशन विद द पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब जो एक ग्रुप होता है ऐसे। उसके बाद हमारा आता है जेनाइटल। जेनाइटल स्टेज क्या होती है हमारे 13 to 20 ईयर्स। इसमें हमने देखा मेन इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो फोकस होता है, ये मैच्योरिटी की एक एज होती है, इसमें हमारा फोकस होता है किसके साथ, मेंबर ऑफ द अपोजिट जेंडर, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं फॉर सेलेक्टिंग ए मेट। क्लियर है ये स्टेजेस आपको? वैसे भी हम पहले इनको पढ़ चुके हैं, हमने जस्ट रिवाइज किया है। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. हेलो, क्लियर है ये स्टेजेस आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टोपोग्राफिकल मॉडल। स्क्रीन शो हो रही है ना, आपको दिख रहा है ना ये? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, इसमें देखो एक हमारा यहाँ पे बना हुआ है, एक ये मतलब बोल्ट वाला एक पिक है।
और देखो आपको समझ आ रहा है क्या, देख के शो हो रहा है वो फोटो, एक इमेज है। देखो हेलो, इमेज क्लियर हो रही है बेटा, देख के आपको समझ आ रहा है? हेलो, Yes, ma'am. आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. अच्छा, क्या समझ आ रहा है बताओ इसमें से? इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है सबसे पहले हमारा, एक सबकॉन्शियसनेस होता है, एक हमारा होता है अनकॉन्शियसनेस। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, हमारा एक होता है टोपोग्राफिकल मॉडल जो होता है हमारा, सबसे पहले द कॉन्शियसनेस, द सबकॉन्शियसनेस एंड द अनकॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस क्या होती है, इस इमेज के अकॉर्डिंग क्या शो हो रहा है आपको, इस इमेज में देखो कितना शो हो रहा है ये। हम ब्रेन की बात करते हैं, हमारा कॉन्शियस ब्रेन होता है, प्री कॉन्शियस ब्रेन होता है, अनकॉन्शियस ब्रेन होता है। अगर हम ब्रेन को ही देखते हैं तो इसमें कितना कॉन्शियस ब्रेन है, कितना दिखाई दे रहा है, कितना पार्ट शो हो रहा है कॉन्शियस ब्रेन का, बताओ क्या हो गया? कॉन्शियसनेस क्या होती है, हमारे फ्राइड said that all we are aware of the stored in the our conscious mind comprise a very small part of who we are। इसमें क्या होता है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन होता है वो एक छोटे टाइम के लिए हमारी मेमोरीज हमारे पास होती है, जो हम अभी प्रेजेंट में होते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद अनकॉन्शियस ब्रेन में हमारी सारी मेमोरीज को सेंड करता है। उसके बाद हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है, इसमें फ्राइड said that most what we go through in our lives, emotions, belief, feelings, and the impulses deep with are not available to us at a conscious level. He believed that most of what influences us are on unconsciousness। जिस चीज को हम कॉन्शियस ब्रेन में नहीं रख सकते, ठीक है, प्रेजेंट पे हम नहीं रख सकते, वो चीजें कहाँ जाती है, हमारी मेमोरीज, इमोशंस, बिलीव्स, फीलिंग्स, वो कहाँ जाती है, हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में जाती है, ठीक है, जिसको हम एट प्रेजेंट याद नहीं रख सकते। उसके बाद आता है हमारा अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस क्या होती है, all memories that one is the unable to bring to conscious awareness. It is the largest of the three typographical levels. Unconsciousness material consists of unpleasant and the unessential memories that have been the repressed, that can be the retrieved only through the therapy, hypnosis, and the which concern substance that all our awareness and the have the capacity to restructure repressed memories। इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा सा है, जो हमारे तीन ब्रेन है, मेन कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और द अनकॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा इसमें हमने एक पिक में देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं कि अनकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो हमारा बहुत छोटा होता है। उसके बाद उसके बाद आता है हमारा प्रीकॉन्शियस, उसका बाद आता है हमारा अनकॉन्शियस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस
हेलो। यस। हाँ, Yes, ma'am. करते हुए एक अर्जेंट कॉल थी। तो आपको समझ आता है कि हमारी कॉन्शियस ब्रेन कितना होता है? कितना होता है हमारी कॉन्शियस ब्रेन? कितना होता है? इसमें बीच में कितना दिखाई दे रहा है आपको? बताओ कितना होता होगा? प्री कॉन्शियस कितना होता होगा? अनकॉन्शियस कितना होता होगा? देखो आपको पिक में पूरा शो हो रहा है, बताओ। ये तो हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है ना, कॉन्शियस प्री कॉन्शियस और ये कॉन्शियस ब्रेन का। तो कितना होता है, कैसे यस होता मैम। है? हाँ तो बताओ क्या होता है, कितना होता है? अभी भी जस्ट मैंने बताया था। कॉन्शियस कितना होता है जिसमें हमारी एट प्रेजेंट, जो हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, वो चीजें चल रही होती है हमारे दिमाग में, ठीक है, जो हम रिसेंटली कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट नाउ, वो चीजें, और थोड़ी बहुत पहले की याद रहती है। अब जस्ट एकदम से आपसे मैं ये पूछूंगी, जस्ट एक मिनट पहले आपने क्या किया, है ना? आज जैसे कि आज हमने क्या पढ़ा था, अभी हम मैं आपसे पूछूं कि लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो पहले तो आप ये सोचोगे कि हमारी लास्ट क्लास कौन से दिन थी, ठीक है, मैम ने कब क्लास ली थी और कौन सा टॉपिक पढ़ाया था। आप याद तो कर लोगे उसको, क्योंकि वो अभी आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में नहीं गया है, क्योंकि एक साल तो हुआ नहीं है अभी हमें उसको क्लास लिए हुए, अभी मुश्किल से 15-20 दिन हुए। तो आप उसको याद तो कर लोगे, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसमें क्या है, वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में है। अभी मैं जस्ट आपसे पूछूंगी बेटा क्या चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको आप फटाफट से बता दोगे मैम हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, ब्रेन की ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या होता है, जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो हमारे इसमें सारी चीजें वो क्या करता है, इमोशन जो हमारे अभी वाले होते हैं, जस्ट नाउ वाले, उनको अपने साथ रखता है। उसके बाद जो कलेक्शन हो जाता है तो वो कहाँ सेंड करता है उसको, यहाँ पे अनकॉन्शियस ब्रेन में भेजता है, ठीक है। अनकॉन्शियस ब्रेन थोड़ा बहुत याद रखता है, ठीक है, जो अच्छी चीजें होती हैं उनको फिर भी याद रखता है, वो अपने पास रखता है, और जो कुछ बैड मेमोरीज होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, उनको वो कहाँ करता है, वो अनकॉन्शियस ब्रेन में भेजता है, सॉरी हाँ अनकॉन्शियस ब्रेन में भेजता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन भी क्या करता है, ब्रेन भी जो हमारे स्ट्रेस का लेवल होता है, उनको पता है कि जो बैड मेमोरीज हैं उनको वो जल्दी से जल्दी हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन से, कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस ब्रेन से छोड़ के अनकॉन्शियस ब्रेन में भेजता है, ठीक है, मतलब जो हमें ज्यादा याद ना रहे। क्लियर है सबको ये? आप बोल क्यों नहीं रहे हो, कोई भी क्लियर है सबको या नहीं? Ma'am, क्या कैसे बोल रहे हो, क्या खाना वाना खा के नहीं बैठे हो क्या? हाँ कैसे बहुत आराम से शांति से बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ हाँ ना, तो कुछ तो बोलो, समझ में नहीं आया तो बोलो, अगर आया तो बोलो। अच्छा कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम? चलो मैं पूछती हूँ आप लोगों से। प्रिया, चंचल, yes, ma'am. प्रिया कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम? Psychoanalytic theory. साइकोएनालिटिक थ्योरी। किसने दी है थ्योरी? Ma'am, Sigmund Freud ने. सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी को कौन से 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है? Ma'am, वो unconscious, subconscious and ये unconscious. कंपोनेंट्स हैं जिसमें डिवाइड किया पर्सनालिटी को। No, ma'am, no, ma'am. ये क्या है फिर, अभी आपने जो बोला ये क्या होता है? सिगमंड फ्रॉइड ने ये माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. हाँ ये हमारी ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रेन की स्ट्रक्चर बनती है हमारी किससे? कॉन्शियस ब्रेन से, प्री कॉन्शियस ब्रेन से और अनकॉन्शियस ब्रेन से। ये आपको भी पता है कि जो हमारा सबसे मेन जो जिसको हम बोलते हैं स्टोर बैंक, वो होता है हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी, क्योंकि हम अभी हम कॉन्शियस ब्रेन में तो ज्यादा से ज्यादा मेमोरीज हम नहीं रख सकते हैं ना। अभी हम अभी चल रहे हैं, शाम को हमें क्या करना है, अभी फ्यूचर का तो सोच के नहीं रख सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, इसलिए जो हमारा जितना पास्ट में हुआ है, जो भी अच्छी है बुरी है, सारी मेमोरीज हमारी कहाँ कलेक्शन होता है, हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन में, ठीक है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है Unconscious. हमारे ब्रेन का, कौन सा होता है? Unconscious. अनकॉन्शियस, ठीक है। चलो चंचल, Yes, ma'am. चंचल आप बता रहे थे, फिर प्रिया बता रही थी।
मैं बता रही थी। अच्छा, आधा उसने रश्मि? बताया, आधा मैंने बताया। ओके, रश्मि? 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 प्रणम? प्रणम? इशिका? आकांक्षा? आदर्श? यस मैम। आदर्श, ये बताओ, यस मैम। चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती हूँ। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम। नहीं नहीं, इस स्ट्रक्चर में पूछ रही हूँ मैं, वो नहीं। हम एनाटॉमी Yes, फिजियो में नहीं जा रहे हैं। जस्ट अभी Yes, जो हमने पढ़ा है ना, स्ट्रक्चर का, ब्रेन ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, इसमें हमने ये जो पढ़ा है, ये कौन सा होता है हमारा? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस? मैम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वाला। अनकॉन्शियस, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है हमारा? मैम कॉन्शियस। कॉन्शियस। कॉन्शियस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हमारा इट होता है, उसका प्रिंसिपल कौन सा होता है? प्लेजर। प्लेजर, ठीक है। जो हमारी एनल स्टेज होती है, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, हमारी बर्थ से लेके 1 ईयर तक, वो किस पे वर्क करती है? मतलब क्या हमारा टास्क होता है उस पे मेन? मैम फीडिंग, मतलब करते हैं? मैम मैम, फीडिंग या ब्रीथ ये फीडिंग माउथ से होती है। मतलब हमारा मेन होता है कि ओरल ओरिएंटेड होता है, मतलब कि बच्चा हर oral चीज को oriented, क्या yes, करता है, वो खाने की कोशिश करता है, वो है ना, मुंह में रखने की कोशिश करता है। ओके, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमारा जो ईगो, सुपर ईगो, जो उसका प्रिंसिपल क्या होता है सुपर ईगो का? मैम रियलिटी। मोरल। नहीं, हाँ, ये मोरल रियलिटी मोरल। नहीं नहीं, रियलिटी नहीं, मोरल, ठीक है। मोरल। हाँ, अब आप एक बात बताओ, अगर आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है, एग्जाम्पल देना है, और उसमें इन तीनों को दिखाना है, इट को, ईगो को एंड Yes. सुपर ईगो को, तो वो क्या एग्जाम्पल होगा? एक मैम मैम जैसे अभी मान आपने लिया, दिया था एग्जांपल आया मान था, लिया तो हमने जो, क्या क्या बोल रहे हो आदर्श? मैम कुछ नहीं, मैम आप बोलो मैम। हाँ, मैं बोल रही हूँ, जैसे अभी हमने देखा था, हम तीनों को लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा पेरेंट्स घर पे नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पेरेंट्स घर पे नहीं है, चलो जस्ट पार्टी करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? जस्ट पार्टी मैम करते हैं, उनको जस्ट खुशी है, उनको नहीं पता पेरेंट्स के घर पे नहीं होते तो पार्टी नहीं करते, या फिर करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते नहीं बुलाते, दे डोंट नो, उनको बस इतना है कि हमें पार्टी करनी है। तो ये कौन सा हमारा प्रिंसिपल काम कर रहा है? मैम प्लेजर। मैम प्लेजर। 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 तो इसमें क्या आएगा? इट आएगा, मैम ईगो आएगा? मैम इड इड इट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब 3 दोस्त हैं, एक तो बोल रहा है कि जस्ट पार्टी करते हैं, सेकंड वाला बोल रहा है कि जब घर पे पेरेंट्स नहीं होते हैं तो हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, किसी दोस्त के घर नहीं जाना चाहिए, दोस्तों को नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये पेरेंट्स मना करके गए, तो ये वाला जो प्रिंसिपल है, जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, ये कौन सा है? इसका सुपर ईगो है या ईगो है? मैम ईगो। मैम ईगो। ईगो, क्योंकि रियलिटी बोल रहा है ना, ऐसे होते हैं ना, पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स की बात हमें माननी चाहिए, वो क्या बोल के गए, घर पे रहने के लिए बोल के गए। अब एक तीसरा दोस्त है, वो बोलता है कि ठीक है, जो भी है, हमें पार्टी नहीं करनी है, हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करना है, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? मैम ये रियलिटी है, ये सुपर ईगो है। ये सुपर ईगो है, ठीक है। तो ये हमारे एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे तीनों इड, ईगो, सुपर ईगो, तीनों प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, और तीनों को क्या दिखा रहा है? डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब सबको क्लियर है ये साइको एनालिटिक थ्योरी यस मैम। में हमारी मेन स्टेजेस भी हैं, ठीक है, स्टेज हैं हमारे साइकोसेक्सुअल इसमें डेवलपमेंट में। तो अभी सबको ये चीज क्लियर है, ग्रोथ क्या होती है, सॉरी, इसमें हमारे कॉन्शियस ब्रेन क्या है, अनकॉन्शियस ब्रेन क्या है, ठीक है, इट क्या होता है, ईगो क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होती है ब्रेन की, सब क्लियर है सबको। सिगमंड फ्राइड कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे, मतलब जस्ट उनको तो हमने इतना डीपली नहीं पढ़ा, बट हमें इतना पता है कि उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। क्लियर है सबको?
यस मैम। मैम आप पीपीटी शेयर कर देना। ओके